बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। तो अभी तक आपने ठोसों के संबंधित गुण जो कि प्रत्यास्थता का गुण था उसको समझा और पढ़ा। अब हम द्रवों के संबंधित यानी जो तरल पदार्थ होते हैं उनसे संबंधित गुणों को पढ़ेंगे। और तरल पदार्थ का मतलब है गैस और द्रव। तो तरलों में द्रव और गैस दोनों आते हैं। तो पहले हम द्रवों के से संबंधित गुणों को पढ़ेंगे और आज तो हम द्रव से संबंधित गुणों की शुरुआत करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल जो कि प्रत्यास्थता से संबंधित कुछ बेसिक न्यूमेरिकल हैं जिनको कि आपको आना ही चाहिए, उनको डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जानते हैं कि द्रव से संबंधित गुण, विशेष करके जो द्रव दाब आरोपित करते हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम दाब के बारे में जानते हैं और पढ़ भी चुके हैं। दाब क्या होता है? तो किसी तल पर, तल के एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले अभिलंबवत या लगने वाले अभिलंबवत बल को ही दाब कहते हैं। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को ही दाब कहते हैं। यानी दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो ये यहां पर बल कैसा होना चाहिए? बल जो है वो उस तल के लंबवत पड़ना चाहिए। तो किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को ही दाब कहते हैं। तो दाब के इस परिभाषा के अनुसार दाब बराबर हो गया बल बटे क्षेत्रफल। यहां हमने लिख भी रखा है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। तो दाब बराबर हो गया बल बटे क्षेत्रफल। और यह बल कैसा लगना चाहिए? उस पृष्ठ के लंबवत लगना चाहिए। और जो द्रव या कहें जो तरल पदार्थ होते हैं उनके अंदर जब कोई वस्तु ले जाई जाती है, रखी जाती है, तो वो जो तरल पदार्थ हैं उस ठोस वस्तु के तलों पर अभिलंबवत बल आरोपित करते हैं। क्योंकि बल जो है वो तरल पदार्थ जो है बल जो लगा रहे हैं उस पृष्ठ पर, ठोस वस्तु के तलों पर जो बल लगा रहे हैं वो तलों के अभिलंबवत हैं। अतः किसी तरल पदार्थ, गैस या द्रव द्वारा लगाए गए अभिलंबवत बल को ही हम दाब कहते हैं। उसी को हम द्रव दाब से समझते हैं। चित्र से थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, ये तो सिंपल परिभाषा हो गई। देखिए, ये हमने लिख रखा था तरल दाब। देखिए चित्र में क्या है कि जैसे कोई ये पृष्ठ है, जब इसको किसी द्रव के अंदर ले जाया जाएगा तो वो द्रव जो है इसके ऊपरी तल पर दाब डालेगा, साइड वाले तल पर भी दाब डालेगा, इधर से भी दाब डालेगा, इधर से भी दाब डालेगा। तो वो जो बल लगाएगा वो सभी तलों के अभिलंबवत होगा। तो इस तरह से द्रवों द्वारा या कहें किसी तरल पदार्थ द्वारा किसी ठोस वस्तु के तलों पर लगाए गए अभिलंबवत बल को ही हम दाब लेते हैं। उसी को दाब समझते हैं कि वो जो है तरल पदार्थ उस पृष्ठ पर या उस ठोस वस्तु के पृष्ठों पर दाब आरोपित कर रहे हैं। इसको नोट भी कर रखा है मैंने, स्थिर अवस्था या कहें साम्यावस्था। यानी द्रव कैसा है? स्थिर अवस्था में है, गतिशील नहीं है। प्रत्येक तरल का मतलब द्रव या गैस अपने संपर्क में आने वाले ठोस तल के प्रत्येक बिंदु पर तल के लंबवत बल लगाता है। अतः तरलों में कार्यरत बल को दाब के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो तरलों के अंदर
जो है बल लगता है उसी को हम दाब के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी वही द्रव दाब होता है, क्योंकि द्रव जो है उस ठोस वस्तु के पृष्ठों पर अभिलंबवत बल लगाते हैं। तो द्रवों द्वारा, तरलों द्वारा ठोस वस्तु के पृष्ठों पर अभिलंबवत लगाए गए बल को ही हम द्रव दाब के रूप में लेते हैं। यह बस समझने की बात है। क्योंकि दाब का सूत्र जो होता है वो बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का वर्ग, तो दाब का मात्रक जो है वो न्यूटन पर मीटर वर्ग हो जाएगा। और इसी न्यूटन पर मीटर वर्ग को हम पास्कल भी कहते हैं। तो द्रव दाब का या किसी भी दाब का जो मात्रक है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो है ही, पास्कल भी उसी को कहते हैं, अर्थात पास्कल भी उसका मात्रक है। एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर वर्ग। और एक वायुमंडलीय दाब, क्योंकि वायु भी तरल पदार्थ है, तो वायुमंडल, हमारा वायुमंडल भी हमारे ऊपर दाब डालता है। और एक वायुमंडलीय दाब जो होता है उसको हम 1 बार भी कहते हैं, और उसका मान जो होता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, 10 की घात 5 पास्कल, या सामान्य रूप से लगभग कह दें 10 की घात 5 पास्कल। एक वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 10 की घात 5 पास्कल के बराबर होता है। और एक टॉर, एक दूसरा मात्रक है दाब का, विशेष करके वायुमंडलीय दाब के लिए प्रयोग किया जाता है, टॉर है। और एक टॉर जो हो रहा है वो 133 पास्कल के बराबर होता है। तो यहां पर मुख्य रूप से ये बात निकल करके आई कि जो तरल पदार्थ होते हैं वो उसमें स्थित किसी ठोस वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर जो बल आरोपित करते हैं वो उस पृष्ठ के तल के अभिलंबवत होता है। तल पर लगाया गया बल जो है वो लंबवत होता है। तो इस तरह से हम तरलों द्वारा लगाए गए अभिलंबवत बल को हम दाब के रूप में व्यक्त करते हैं। ये निष्कर्ष है। अब हम यहां पर देखेंगे कि द्रव के अंदर 2 विभिन्न बिंदुओं पर दाब कितना होता है और गुरुत्व का क्या प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण का क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट जो भी करते हैं, दाब हम देखते हैं, वो कहां देखते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर देखते हैं। तो अगला हमारा हेडिंग होगी तरल स्तंभ के कारण दाब, तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव। तरल दाब पर गुरुत्व का क्या प्रभाव होता है, ये इस पर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको समझ लीजिए। ये हमने यहां पर एक बर्तन लिया हुआ है जिसमें द्रव भरा गया है। अब द्रव के अंदर 2 बिंदु सी और डी लिए गए हैं। किसी द्रव के अंदर 2 बिंदु सी तथा डी लिए गए, जिनके बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी जो है दूरी h है। यानी उन 2 बिंदुओं सी और डी के बीच जो ऊर्ध्वाधर दूरी है वो h है, परस्पर वो h दूरी पर है। अब हम क्या करेंगे, एक कल्पना करके ये मानेंगे कि ये सी और डी बिंदु जो हैं किसी काल्पनिक बेलन के ऊपरी तथा निचले सिरे पर स्थित है। तो एक हम बेलन बनाते हैं यहां पर, और एक काल्पनिक बेलन है, ऐसा कोई बेलन इसके अंदर नहीं रखा हुआ है। ये हमने एक बेलन, काल्पनिक बेलन लिया। अब
काल्पनिक बेलन और ये बेलन कैसा है, इसी द्रव का बना हुआ होगा, है ना। अब हम एक काल्पनिक द्रव बेलन, काल्पनिक बेलन, द्रव बेलन लिख लेते हैं, द्रव बेलन लेते हैं जिसके ऊपरी तथा निचले पृष्ठों के क्षेत्रफल ए है। यानी जो ऊपरी तल है ये वाला, इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। निचले वाले पृष्ठ का भी क्षेत्रफल ए है और इन्हीं पृष्ठों पर बिंदु सी और डी विद्यमान है। इन्हीं पृष्ठों पर बिंदु सी तथा डी स्थित है। अर्थात बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। क्योंकि ये साम्यावस्था में है, द्रव स्थिर अवस्था में है, क्योंकि द्रव स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, अतः इस काल्पनिक बेलनाकार तरल स्तंभ पर लगने वाले बलों का परिणामी मान शून्य होना चाहिए। परिणामी मान शून्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तरल जो है, द्रव जो है वो स्थिर अवस्था में है, साम्य अवस्था में है। क्योंकि द्रव स्थिर अवस्था में है, अतः इस काल्पनिक बेलनाकार तरल स्तंभ पर लगने वाले बलों का परिणामी मान शून्य होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि बल कौन कौन से लग रहे हैं। तो इस काल्पनिक बेलन का भार लग रहा होगा और इस काल्पनिक बेलन के ऊपरी पृष्ठ पर द्रव दाब आरोपित कर रहा होगा। उस दाब की मदद से हम बल निकालेंगे। उसी तरह से निचले वाले पृष्ठ पर जो है भी द्रव दाब आरोपित कर रहा होगा। उस दाब की मदद से निचले वाले पृष्ठ पर लगने वाले बल को निकालेंगे। फिर इन सभी बलों का परिणामी मान शून्य लिख देंगे। ठीक है ना। तो यहां पर हम ले लेते हैं ऊपरी पृष्ठ पर जो दाब है वो P1 है। ये देखिए P1 हमने मान लिया और निचले वाले पृष्ठ पर दाब P2 है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा। लगेंगे तो दाब साइड से भी, इधर से भी लगेंगे, इधर से भी लगेंगे, लेकिन वो आपस में जैसे यहां पर लग रहा है उतना ही बराबर इधर भी लग रहा होगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए साइड से लगने वाले दाब को हम नहीं ले रहे हैं। केवल ऊपर से जो पृष्ठ पर दाब लग रहा है और जो नीचे से पृष्ठ पर दाब लग रहा है केवल उसको ले रहे हैं। साइड से लगने वाले दाब या बल वो स्वतः कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है। तो अब हम इस काल्पनिक बेलन का भार निकालते हैं। भार देखिए, भार तो mg होता है। अच्छा, द्रव्यमान क्या होता है? आयतन गुणा घनत्व। गुणा जी।
आयतन, देखिए बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर और एच होता है बेलन का आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, उसको हमने ए लिया हुआ है ना, जिसके ऊपरी तथा निचले सिरे पृष्ठों के क्षेत्रफल ए है। तो आयतन निकालने के लिए ए गुणा एच हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर की जगह हमने ए लिखा हुआ है। तो आयतन हुआ घनत्व, इस जल का घनत्व या कोई भी द्रव है उसका घनत्व हमने रो ले लिया है इंटू जी। ये भार लग रहा है, किस तरफ को लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, नीचे की ओर। ये भी बताते जाइए इसकी दिशा क्या है। ये भार यहां पर लगेगा mg होगा जो कि नीचे की तरफ लगेगा। ऊपरी पृष्ठ पर यदि दाब P है, P1 है, तो काल्पनिक बेलन के ऊपरी पृष्ठ पर दाब P1 है तो लगने वाला बल देखिए, दाब का फार्मूला मालूम है, यानी P कैसा होता है, P1 बराबर हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बराबर हो जाएगा दाब गुणा क्षेत्रफल, दाब गुणा क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा P1A और ये कहां, नीचे की तरफ लगेगा, ये भी नीचे की ओर। निचले पृष्ठ पर लगने वाला बल, देखिए ये हो जाएगा निचले पृष्ठ पर लगने वाला बल यदि दाब P2 हो, यदि दाब P2 है तो बल बराबर हो जाएगा दाब P2 गुणा A, और ये लगेगा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर लगेगा। तो दो बल, भार और नीचे की तरफ लग रहा है और ऊपरी पृष्ठ पर जो बल लग रहा है वो भी नीचे की तरफ लग रहा है, और निचले वाले पृष्ठ पर जो बल लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि दाब भी नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है। और हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि द्रव जो है सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं। तो साम्यावस्था की स्थिति में इन बलों का मान शून्य होना चाहिए, ये हम पहले ही लिख चुके हैं। अतः साम्यावस्था में ये भार A H रो जी प्लस P1 A माइनस इसको लेंगे क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा, P2A बराबर शून्य होना चाहिए। अब हम इसको इधर भेज देते हैं, तो P1A माइनस P2A बराबर हो जाएगा माइनस AH रो जी। अब इसका जो है चिन्ह बदलते हैं, पूरे उसका चिन्ह बदल दीजिए, ये कॉमन ले लीजिए, माइनस ए कॉमन ले लीजिए। चलिए, तो ये हो जाएगा, देखिए ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा, मतलब हमें P2 पहले लिखना पड़ेगा, P1 बाद में लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा माइनस AH रो जी। ए से ए कट जाएगा, माइनस का चिन्ह भी कट जाएगा, तो हमारा आ गया P2 माइनस P1 बराबर हो गया H रो जी। H क्या है, उस बेलनाकार स्तंभ की ऊंचाई है। यदि दोनों बिंदु C तथा D समान तल में है या एक ही तल में है, एक ही तल में है, तो
क्या हो जाएगा, एच जो है उनके बीच का फासला जो है, अभी तो एच है, फिर क्या होगा, वो एक ही तल में होंगे, मतलब सी बिंदु यहां पर है, डी बिंदु भी यहीं पर है, और ये कोई द्रव है, तो उनके बीच की जो जो अभी अंतर है वो तो एच है। जब वो समान तल में स्थित होंगे तो एच का मान शून्य हो जाएगा। तो P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 बराबर, एच का मान शून्य हो गया तो ये पूरा शून्य हो गया। इससे क्या निष्कर्ष निकला, देखिए, तो P2 बराबर P1, अतः द्रव में स्थित या तरल में स्थित, द्रव में, और इसको हम तरल में भी लिख सकते हैं, तरल में है स्थित बिंदु एक ही तल में है तो दाब का मान समान होगा। यानी द्रव दाब तब समान होगा जब दोनों बिंदु जो हैं समान तल में होंगे, तो यहां पर जितना दाब होगा उतना ही जो है दूसरे बिंदु डी पर होगा। इनकी गहराई या जो हमारा दाब, द्रव दाब यहां पर होगा या तरल का दाब यहां पर होगा, वही दूसरे बिंदु पर भी होगा। दूसरी बात क्या है कि यहां पर यदि हम P1 को बिल्कुल तल के ऊपर ले लें, मतलब ये हमारा द्रव है, द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर यहां पर हम बिंदु P1 ले लें, है ना, यानी ये समझो एयर वाला तल है, हवा में जो ऊपरी पृष्ठ है, और ये जो है डी बिंदु यहां ले लें, तो अब C के ऊपर कोई तो द्रव है नहीं, कोई तरल है नहीं, तो ये P1 का मान शून्य हो जाएगा। तो डी बिंदु पर दाब हम इस तरह से निकाल सकते हैं, यदि बिंदु C द्रव या कहें तरल के पृष्ठ पर स्थित है, तो द्रव का दाब जो है कितने पर क्या आएगा मान, एच रो जी, ये शून्य हो जाएगा, तो P1 शून्य कर दीजिए, तो P2 का मान ही P के बराबर हो जाएगा। तो P2 बराबर P इक्वल हो जाएगा एच रो जी। मतलब इससे हमें पता लग रहा है कि द्रव का दाब किस पे निर्भर कर रहा है, गहराई पर निर्भर कर रहा है, द्रव के घनत्व पर निर्भर कर रहा है, और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है। अच्छा, यदि गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाए, तीसरी कंडीशन ले लीजिए, ये तो पहली थी, ये दूसरी थी, तीसरी, यदि G बराबर शून्य, तो G शून्य हो जाएगा, तो हमारा अभी मान क्या आया था, P2 माइनस P1 बराबर आया था एच रो जी। अब यहां पर G का मान शून्य कर दें तो क्या होगा, P1 बराबर P2। तो गुरुत्वीय त्वरण की अनुपस्थिति में या कहें गुरुत्व की अनुपस्थिति में द्रव के या तरल के प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होगा। ये 3 निष्कर्ष निकल करके आए। पहला निष्कर्ष क्या था कि यदि दोनों बिंदु जो लिए जा रहे हैं वो एक ही तल में स्थित है, तो यच का मान शून्य हो गया। तो जब समान तल में दो बिंदु स्थित होंगे तो उनके बीच में दाबांतर जो है, दाबों का अंतर शून्य होगा, मतलब दोनों बिंदुओं पर समान दाब होगा, तरल का दाब समान होगा यदि वो दिए गए बिंदु एक ही तल में स्थित हैं। दूसरा हमने देखा कि यदि हम बिंदु C को द्रव के
पृष्ठ पर ले लें, बाहरी पृष्ठ पर ले लें, तो द्रव दाब तो वहां पर शून्य हो जाएगा और डी बिंदु जो है वो द्रव के अंदर रहेगा। ये हमारी गहराई हो गई। तो उस स्थिति में डी गहराई पर द्रव का दाब इतना होगा। और तीसरा था कि यदि जी का मान शून्य हो जाए तो द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर द्रव दाब समान रहेगा। तो यहां पर हमने ये जो निष्कर्ष निकाला है इसको हम द्रव के दाब के नियम के रूप में लिख सकते हैं, है ना। ये कोई ऐसे नियम नहीं है, ये जो अभी निष्कर्ष निकला है उसी के आधार पर लिखे जा रहे हैं। नंबर 1 है द्रव के भीतर एक ही तल में स्थित बिंदुओं पर, ये द्रव की जगह तरल भी हो सकता है, द्रव के भीतर एक ही तल में स्थित बिंदुओं पर दाब समान होता है। नंबर 2, द्रव दाब या तरल दाब द्रव की गहराई पर निर्भर करता है, यानी P समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है H के। नंबर 2, नंबर 3, द्रव दाब या तरल दाब द्रव की या तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है। और यहां पर भी अनुक्रमानुपाती है, रोके। और चौथा है द्रव दाब गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। द्रव दाब गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। हमने जो फार्मूला देखा था P अनुक्रमानुपाती G के, तो फार्मूला हमारा क्या आया था, P इक्वल टू आया था H रो G। उसी आधार पर ये 4 पॉइंट बना दिए गए हैं। और ये बात हम ये भी निर्भर बता सकते हैं कि द्रव दाब बर्तन के, जिस बर्तन में वो लिया जा रहा है, बर्तन के तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। मतलब यदि गहराई समान है तो आप कैसा भी बर्तन लें, चित्र से हम समझा सकते हैं कि देखिए, यदि हमने ये नोट कर लिया होगा तो देखिए, यदि हम विभिन्न प्रकार के बर्तन ले, मान लिया एक बर्तन हमने ऐसा लिया और एक बर्तन हमने ये बिल्कुल सीधा ले लिया ऐसे, और एक बर्तन मान लिया ऐसा ले लिया ऐसा, और इसको हमने इसमें जो है कोई द्रव भर दिया। ये देखिए द्रव भरा हुआ है, ये यहां पर हो गया, यहां पर हो गया और यहां पर। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर जो है क्षेत्रफल इतना है, यहां पर क्षेत्रफल इतना है, यहां पर क्षेत्रफल इतना है, तो द्रव दाब अलग अलग होगा, नहीं। क्योंकि गहराई यदि समान है तो द्रव का दाब जो है समान ही होगा। तो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा, उसके द्रव के स्तंभ की ऊंचाई पर
निर्भर करेगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो कि प्रत्यास्थता से संबंधित है। बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है, क्योंकि इतने न्यूमेरिकल तो आपको आने ही चाहिए। देखिए, पहला हमारा न्यूमेरिकल है, 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार के निचले सिरे से 1 किलोग्राम भार लटकाने पर तार में उत्पन्न प्रतिबल का मान एवं दिशा ज्ञात करिए। प्रश्न 1 है। तो प्रतिबल का फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब बल 1 किलोग्राम भार है ना? तो जी का मान हमें 9.8 लेना है, भार होता है mg, और क्षेत्रफल जो है हमें 1 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। देखिए, 1 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1/100 गुणा 1/100, तो ये होगा 1/, ये क्या हो गया, मीटर में बदल गया ना, ये मीटर बन गया, ये भी मीटर बन गया। तो 1/10,000 है? या कहें ऐसे लिखा रहने दीजिए, 1/10,000 मीटर का वर्ग। 1 सेंटीमीटर वर्ग बराबर होता है 1/10,000 मीटर का वर्ग, या इसी को हम लिखते हैं 10⁻⁻4 मीटर का वर्ग। ये 1 वर्ग सेंटीमीटर को बदल दिया। अब यहां पर रख दीजिए मान। प्रतिबल बराबर हो जाएगा, प्रतिबल बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान 1 है, जी का मान 9.8 है, और ये मान हम यहां पर रख दें, है ना? तो या तो ये वाला मान रखिए, तो ये 10,000 ऊपर चला जाएगा, या ये वाला रखेंगे, उसको भी समझ लीजिए 10⁻⁻4 रखा। जब ये ऊपर घात जाएगी तो ये घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 9.8 गुणा 10⁻4, और मात्रक इसका न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर होता है। ये हो गया, एकदम बेसिक प्रश्न है। चाहे इसको रखेंगे तो ये 10,000 ऊपर चला जाएगा, तो भी 10,000 का मतलब क्या हुआ, 10⁻4 धनात्मक हो जाएगी। दूसरा प्रश्न देखें, धातु के तार की त्रिज्या 0.35 मिलीमीटर है। इस तार की लंबाई में 0.2% की वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, और बाई का मान मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान दिया हुआ है। हमें कितने बल की आवश्यकता होगी ये पता करना है। देखिए प्रश्न 2, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला लिखिए पहले तो, है ना? y बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति, है ना? तो हमारा यहां पर जो चीज दी गई है उसको देखते हैं, बल की मात्रा। तो प्रतिबल क्या होता है, F/A ऐसे लिख लेते हैं, और विकृति जो होता है डेल्टा L/L। तो y बराबर हो जाएगा F/A L इंटू डेल्टा L, है ना? या इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, ऐसे ही। हमें तो बल निकालना है, त्रिशी गुणा कर दीजिए, बल बराबर हो जाएगा y गुणा A गुणा डेल्टा L/L। ठीक है, अब मान रख दीजिए यहाँ पर, y का मान दिया गया है 9 गुणा 10⁻10, 9 गुणा 10⁻10। क्षेत्रफल देखिए, त्रिज्या दी गई है 0.35, और पाई का मान हमें 22/7 लेना पड़ेगा। तो पाई r स्क्वायर, a का मान यहां पर है पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणा r जो है वो त्रिज्या है, वो भी मिलीमीटर में है, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, है ना? तो मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा, है ना? तो ये देखिए 10.35/1000 गुणा 10.35 गुणा 1000, ये आएगा इसका क्षेत्रफल। तो 22/7 गुणा 10.35 गुणा क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी है, 0.2%, है ना? तो ये डेल्टा L/L का ही मान है, समझो। देखिए 0.2/100 किसका,
उसकी लंबाई का प्रतिशत कर दी 0.2 अपान प्रतिशत का मतलब बटे 100 किसका, उसकी प्रारंभिक लंबाई का, लंबाई एल है तो इतनी वृद्धि क्या हो गई, डेल्टा एल हो गई। डेल्टा एल बराबर हो गई 0.2 बटे 100 क्योंकि 0.2 प्रतिशत थी और किसका, उसकी प्रारंभिक लंबाई का। तो एल को इधर ले आएंगे, एल को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एल बटे एल बराबर हो गया 0.2 बटे 100। तो इस तरह से डेल्टा एल बटे एल का मान हो गया 0.2 बटे 100। अब इसको हमें हल करना है। तो देखिए 3 3 6 2 8, ये 8 जो है 10 की घात 8 जो है वो धनात्मक होंगी और 10 की घात 10 यहां पर है तो 10 की घात 8 जो है वो इस 10 में से घट जाएंगी तो आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 2 रह जाएंगी। ये गुणा, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया और ये सब हटने के बाद यहां पर 10 की घात 2 रह गया। 7 से इसको काट सकते हैं, 7 से काट दिया, 7 पंजे 35। ये अब देखिए ये 22 हो गया गुणा, इसकी गुणा कर दीजिए तो इसकी गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 अंकों बाद दशमलव लगाना है तो 1 2 3 अंकों के बाद 10 के पहले 1 2 3 अंकों का दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.1। इसकी गुणा अभी भी 0.35 रह गया है। अब इनकी जब गुणा करेंगे तो इसकी गुणा बहुत आसान है ना, 9 गुणा 10 की घात 2 गुणा, वैसे देखा जाए 10 की घात 2 और ये 0.01 भाई ये 100 है, ये 0.01 है तो ये हट जाएंगे। हमने इसकी और इसकी गुणा कर दी, इसकी और इसकी गुणा कर दी तो कितना हो जाएगा, ये 9 रह जाएगा। 9 गुणा 22 गुणा 0.035, बस इसकी गुणा कर लीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा, वो आएगा 69.3 न्यूटन। इस तरह से आसानी से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन और है, उसमें भी किसी पदार्थ का, तीसरा प्रश्न है हमारा, ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में भी हमें बल ही निकालना है मुझे लग रहा है। हाँ, कितना बल लगाना पड़ेगा। देखिए तीसरे प्रश्न में क्या है, किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y का मान दिया गया है 2.5 गुणा 10 की घात 13 दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तार की लंबाई में 0.1 की वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता पड़ेगी और तार के परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर है। तो ए का मान दिया गया है 1 मिलीमीटर वर्ग। 1 मिलीमीटर का मतलब हुआ 1 मिलीमीटर गुणा 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर के बाद डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, 1000 गुणा 1/1000। तो मतलब ये हुआ, मीटर में बदल रहे हैं, 1/10, 6 शून्य लग जाएंगे, 2 2 4 2 6, ये हो गया मीटर का वर्ग, क्षेत्रफल का मान हो गया। और देखिए यहां पर भी 0.1% दिया गया है, इसका मतलब डेल्टा L/L का मान दिया गया है 1.1/100। ये डेल्टा L/L का मान होता है। अभी हमने समझाया था कि 0.01%, डेल्टा L कितना लाना है, 0.1%/100 किसका, प्रारंभिक उसकी लंबाई का। ये डेल्टा L, तो L को इधर ले आइए, डेल्टा L/L बराबर हो गया 0.1/100 है ना। तो डेल्टा L/L का मान हो गया 0.1/100। बस अब हमें मान रखना है। तो बल बराबर, अभी हमने निकाला था, बल बराबर होता बाई ए इंटू डेल्टा L/L। बाई का मान है 2.5 गुणा 10 की घात 13 गुणा ए का मान हमने लिख रखा है 1/10, 2 2 4 2 6 गुणा डेल्टा L/L का मतलब 1/100।
इतना आया मान। अब देखिए ये कितना हो जा रहा है, 6 2 8, 8 तो ये हो गए और 13 ये है। तो जब इससे इसको शून्य घटेंगे, 10 के घात 10 के आगे, 1 के आगे 13 शून्य है, ये 1 के आगे कितने हैं, 8 शून्य है, तो 13 में से 8 घट जाएंगे, 5 रह जाएंगे। 2.5 गुना 10 की घात 5 रह गए, ये शून्य इससे कट गए और गुणा 0.1 और है, तो 1 शून्य और कम हो जाएगा, तो 2.5 गुना 10 की घात 4 न्यूटन यहां पर उत्तर आ जाएगा। अब चौथा प्रश्न देखें, वो थोड़ा अलग है। चौथा प्रश्न, उसमें हमें बदलना नहीं पड़ेगा, मतलब जो हम यहां पर क्षेत्रफल को बदल रहे हैं मीटर में, मीटर वर्ग में। क्यों बदलना पड़ रहा है? क्योंकि हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो दिया गया है वो एसआई यूनिट में दिया गया है, तो हमें निश्चित रूप से क्षेत्रफल भी के मात्रक भी एसआई मात्रक ही रखने पड़ेंगे। अगले देखिए प्रश्न में क्या प्रॉब्लम इतनी मतलब नहीं आएगी, बदलने की जरूरत नहीं है। क्या? एक तार की लंबाई 1 मीटर है, यल का मान दिया गया है 1 मीटर, ये पहला तार है। त्रिज्या इसकी दी गई है 2 मिलीमीटर, इसकी आर जो है मान लेते हैं, ये आर जो है वो 2 मिलीमीटर है। इसमें 2 किलोग्राम भार लटकाया गया। भार का मान, ये द्रव्यमान है, वैसे तो वो भार जो है mg होता है, वैसे m दिया गया है 2 किलोग्राम है, और इसको भार में बदलेंगे तो हम g से गुणा करेंगे, यानी इसको हम 2g लिख लेते हैं, यानी भार जो हो जाएगा, भार हो जाएगा 2g न्यूटन हो गया। फिर उसके बाद इसकी लंबाई में 1 मिलीमीटर की वृद्धि हो जाती है। डेल्टा एल की मान दिया गया है 1 मिमी, ठीक है। इसी पदार्थ के दूसरे तार जिसकी लंबाई, अब ये तो पहला तार हो गया, दूसरा तार जो है, तार पदार्थ वही है, मतलब उसका बाई जो होगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक वही होगा जो पहले तार का है, पदार्थ समान है। इसी पदार्थ के दूसरे तार जिसकी लंबाई 2 मीटर है, यल का मान आपकी 2 मीटर है, त्रिज्या 1 मिलीमीटर है, आर का मान, स्मॉल आर मैंने लिख दिया 1 मिमी है, पर वही भार लटकाया गया जितना पहले भार लटकाया गया था, मतलब यफ का मान बराबर है, भार जो है, भार का मान हम यहां पर यफ लिख दे रहे हैं, यहां भी हमने यफ लिख दिया, वही भार लटकाया गया, तो वृद्धि कितनी होगी? तो डेल्टा एल का मान निकालना है। देखिए अभी हमने जो फार्मूला लिखा था लिखते हैं, बाई बराबर है एफ एल बटे ए इंटू डेल्टा एल होता है, त्रिशी गुणा कर लीजिए, बाई इंटू ए इंटू डेल्टा एल बराबर हो जाएगा एफ इंटू एल। तो डेल्टा एल का मान होता है एफ एल बटे बाई ए, डेल्टा एल का मान हो गया एफ एल और ये नीचे चला गया। अब देखिए एफ समान है, बाई भी समान है, एफ दोनों का लटकाया गया भार समान है, अंतर किसमें है? उसकी प्रारंभिक लंबाई और उसके जो परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है उसकी त्रिज्या में अंतर है, हम वो भी लिख लेते हैं। तो ये तो देखिए हम इसको एफ एल बटे बाई और ये लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। अब हम जब पहले पदार्थ के लिए इसको लिखते, देखिए ये एफ और वाई समान है, एफ और वाई समान है, दोनों तार एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और भार समान लटकाया जा रहा है, लंबाइयां अलग अलग हैं, आर अलग अलग है। तो जब हम डेल्टा एल1 का मान लिखते हैं, डेल्टा एल1 पहले तार के लिए लिख देते हैं, तो एफ तो वही है, वाई भी वही रखना है, एल का मान जो है एल1 कर देते हैं और यहां पर पाई और इसको जो है कैपिटल आर का वर्ग कर लेते हैं। डेल्टा एल2 इसी तरह से क्या हो जाएगा, एफ और वाई वही रहेगा और ये एल2 हो जाएगा बटे पाई स्मॉल आर का वर्ग लिख देंगे, ये डेल्टा एल2 हो गया, डेल्टा एल1 बटे डेल्टा एल2 निकालें। अब यहां पर हमें ये बस जरूरत पड़ेगी लंबाइयों की
है ना। ये दोनों तार हैं, ये यहां तक डेल्टा L1 बटे डेल्टा L2 करिए, चाहे डेल्टा L2 बटे L1 करिए, तो देखिए क्या आ जाएगा। यदि हम डेल्टा L2 को ऊपर रखते हैं, डेल्टा L1 नीचे रखते हैं, तो ये सबसे ऊपर लिखा जाएगा F बटे वाई इंटू L2 बटे पाई आर स्मॉल आर का स्क्वायर, है ना। ये L2 का है और ये L1 इसके नीचे आएगा। नीचे आने का मतलब है इसके, तो ये उलट जाएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, क्योंकि हमें इसको L2 को L1 से भाग देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, बाई ऊपर चला जाएगा, पाई R2 स्क्वायर बटे ये जो है F नीचे आ जाएगा और L1 नीचे आ जाएगा। तो देखिए F से F कट जाएगा, बाई से बाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा क्या, L2 बटे L1 गुणा कैपिटल R स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। क्योंकि ये एक अनुपात के रूप में आ रहा है, लंबाई बटे लंबाई, त्रिज्या का वर्ग बटे त्रिज्या का वर्ग, इसलिए हमें यहाँ पर मात्रक लिखने की जरूरत, बदलने की जरूरत नहीं है और सब। तो देखिए पहले तार में 1 मिलीमीटर की वृद्धि होती है, डेल्टा L2 बटे 1। L2 कितना है, दूसरा तार है, ये L2 है हमारा 2 मीटर है। L1 कितना है, 1 मीटर है, गुणा आर स्क्वायर, यानी जो कैपिटल आर लिया है हमने वो है 2 का वर्ग कर दीजिए, और जो स्मॉल आर है दूसरा तार, हमने इसको स्मॉल आर लिया है, तो ये 1 हो गया, है ना। और 1 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो डेल्टा L2 बराबर हो जाएगा 8 मिलीमीटर, क्योंकि ये भी मिलीमीटर है ना। पहले तार में वृद्धि 1 मिलीमीटर है, तो दूसरे तार में 8 मिलीमीटर की वृद्धि होगी। अंतिम प्रश्न है एक, जिसमें कि हमें जो है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक निकालना है। एक रबड़ की गेंद को किसी गहरी झील में 100 मीटर गहराई पर ले जाने पर उसके आयतन में 0.2 की कमी हो जाती है। रबड़ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की गणना करो। जल का घनत्व दिया गया है और जी का मान 10 लेना है, ऐसा दिखाया गया है ना। तो हमें आयतन प्रत्यास्थता गुणांक निकालना है रबड़ के पदार्थ का, और इसको 100 मीटर गहराई पर ले जाने पर उसके आयतन में 0.2% की कमी हो जाती है। तो अंतिम प्रश्न, 5वां प्रश्न है, देखिए इसमें हमें पहले तो देखिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर हो जाता है, बी बराबर होता है डेल्टा पी बटे डेल्टा बी बटे बी। तो दाब में कितना परिवर्तन हो रहा है वो निकाल लें। दाब, इतनी गहराई में दाब जो है एच रो जी, गहराई कितनी है 100 मीटर है। घनत्व कितना है, जल का घनत्व दिया गया है, ये दिया गया है 1.0 गुणा 10 की घात 3, और जी का मान भी 10 है। तो सबकी गुणा करें तो देखा जाए तो ये दाब में परिवर्तन, जब उसको उतनी गहराई में ले जाया जाएगा गेंद को, तो दाब में कितना परिवर्तन होगा, ये तो 1 हो गया, 10 की घात 3, ये 1 4, 4 2 6, 10 की घात 6 हो गया। देखा जाए तो ये दाब में परिवर्तन हो गया। डेल्टा बी बटे बी का मान कितना है, डेल्टा बी बटे बी का मान है 0.2 बटे 100, बस मान रखना है यहां पर, है ना, रख दीजिए। तो बी बराबर हो जाएगा, डेल्टा पी का मान इतना आया 10 की घात 6 आ गया, बटे डेल्टा बी का मान ये है, हमें देखिए 0.2 बटे 100 है, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, है ना, ये भी ऊपर ही चला जाएगा। तो ये हो जाएगी 10 की घात 6 गुणा 100 बटे 0.2। तो 0.2 का दशमलव हटाएं तो 10 से और गुणा करना पड़ेगा, 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा, या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 10 गुणा ये इसका दशमलव हटाने का 10 बढ़ा दिया,
और 10 की घात 6 और 2 10 की घात 8 कर दिया बटे 2, काट दो इसको 5। तो 5 गुणा 10 की घात 8 न्यूटन पर मीटर का वर्ग। ये रबड़ का जो है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान हो गया। तो इस तरह से थोड़ा हमें गणित सीखनी पड़ेगी जिससे कि फिजिक्स के प्रश्नों को करने में आसानी हो। मात्रकों का ध्यान जरूर रखना है, मात्रक सभी के समान होने चाहिए। यस, तो हमारा आंसर जो आएगा वो एकदम सही आएगा। तो उम्मीद है कि आज आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और अगले वीडियो के लिए थोड़ा इंतजार करिए और जल्दी ही हम अगला वीडियो डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।